आपको ये बता दूं कि किस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसदों ने हमारा शोषण कर रहे हैं। साथियों, अगर ये चाहते हो कि इनके शोषण से हमें मुक्ति मिले, भाई वीरेंद्र नाथ निकाय सरकार में आगे बढ़ता रहे, गरीब शोषित पीड़ित की मजलूम की लड़ाई जारी रखी जाए, तो भाई सावधान हो जाओ अभी से। और हम फिर ये झूठ बोलने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आएंगे, फिर बोलेंगे और हमको भ्रमित करने का काम करेंगे। पिछले 5 वर्ष में मैं आप लोगों को किसानों की एक बड़ी पीड़ा बताना चाहता हूं। ये किसान फसल बीमा के नाम से पिछले 5 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां भी हमें जरूरत पड़ी हम इनके बार बार मौके पर लड़ते हैं, लेकिन किसानों का क्लेम ये सब लोग मिलकर इन जनता का लूट कर किसान इंश्योरेंस कंपनियां खाती है और लूटती है। किसान का एक भी क्लेम इस राज्य सरकार की विधायिका ने और केंद्र सरकार के सांसद ने इन दोनों बातों पर आज तक ध्यान नहीं दिया। जनता रो रही है, किसान रो रहा है, किसान की आज फसल खराब हो गई। मैं माननीय सोची गौरव से कहना चाहता हूं कि किसान की पहले से फसल खराब हो गई, आपने गिरदावरी तो करा दी, लेकिन ऐसा नाटक तो सरकारें हमेशा ही करती आई है कि गिरदावरी करा दो, किसान को भ्रमित कर दो। मैं गहलोत साहब से कह रहा हूं कि आपका बजट सत्र चल रहा है, आप किसानों की गिरदावरी करा चुके हैं, इसी सत्र में मुआवजे की घोषणा करो, नहीं तो गिरदावरी आपका झूठा झांसा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसी पार्टी के विधानसभा की जनता यहाँ इसी सब्जी में फसल खराब बर्बाद हो रही है और इस फसल की बर्बादी हो रही है। विधायकों को विधानसभा तो नहीं दिखी किसानों के लिए, लेकिन इनके वो झूठ बोलने वाले राहुल जी गांधी कश्मीर में बर्फ में घूमते हुए दिख गए, वहां की बर्फ की फोटो भेज रही कि मैं तो घूमने के लिए आई हूँ, अब की बार हम भी तो मारेंगे, यहाँ की बर्फ हम भी बर्फ में लगाने का ही काम करेंगे। ये राजगढ़ की जनता पढ़ कर चुकी है, आप वही बर्फ में रहो, यहाँ तो बर्फ में लगाने का काम उसके बाद हम कर देंगे, कर देना नहीं कर देना, सारे बर्फ में लगाने का काम कर देना, जरूरत नहीं रहेगी बर्फ में घूमती रहे, हमारा कुछ नहीं लेती। आप लोगों के बीच में इन किसानों की इतनी बड़ी मैं सरकारों से एक बात और करता हूं, किसानों की, किसान को जो प्रीमियम लिया जाता है वो किसान का प्रीमियम सरकारें किसान के नाम से अरबों खरबों रुपए इंश्योरेंस कंपनियों को देती है, नाम किसान का करती है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये प्रीमियम की राशि आप किसान के खाते में दीजिए और किसान को फ्री कर दीजिए कि वो अपनी इच्छा से चाहे बीमा करा सकता है। ये बीमा कंपनियों को भर देकर किसान के नाम से जो लूट मचा रखी है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां तमाशा सोचे वापिस घूम कर वो पैसा अपनी पार्टी के फंडों में लेती है, इसलिए सरकार नीति नहीं बदल रही। लेकिन मैं कहता हूँ आपको मान बदलना चाहता हूँ, हमारा किसान बार बार बीमा नहीं मांगेगा। 10 हेक्टेयर मूंग का बीमा, 1 हेक्टेयर मूंग की बीमे की राशि 7800 रुपए होती है साथियों। कितने? 7800 रुपए, उसमें से 500 रुपए किसान देता है, 7300 रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। कौन देती है? राज्य और केंद्र सरकार देती है। नाम किसका लेते हैं? किसान का लेती है। देती किसको है? बीमा कंपनी को देती है। मैं कहता हूँ ये 10 हेक्टेयर का बीमा 78,000 रुपए बनता है। अगर ये किसान को दे दिया जाए तो हम आपसे मांगने नहीं आएंगे, किसान की भरपाई हो जाएगी, जमाने में भी होगी, काल में भी होगी, किसी भी सूरत में हमारा पैसा नहीं रुकेगा। लेकिन सरकार इस नीति को इसलिए नहीं करना चाहती। अब चुनाव का समय होता है तो ये कई इंश्योरेंस कई अरब रुपए इन पार्टियों के खाते में देती है। साथियों, आज बेरोजगारी का बोलबाला है, बेरोजगार किस हद तक परेशान है, परीक्षाएं होती है, रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, सरकारें उन बेरोजगारों की चिंता नहीं कर रही। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार अगर इन बेरोजगारों के हित में काम करना चाहती है, अगर इन बेरोजगारों को नौकरी देना चाहती है तो सरकार का मजबूत तंत्र चाहिए। सरकार कहती है पेपर लीक होने के बाद हमने कार्रवाई कर दी, हमने गिरफ्तार कर लिया, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई नहीं, हमें व्यवस्थित परीक्षा चाहिए, इन बेरोजगारों से सुधार चाहिए, उसके लिए आप व्यवस्था करने का
काम करिए। आपके तो रिलीज हो जाता है, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए पारदर्शी तरीके से बेरोजगारों की परीक्षा कैसे। सरकार ने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता, हम इन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी। उस बेरोजगारी के भत्ते में सरकार ने जो किया, उन्हें बच्चों को 4-4 घंटे तक किसी विद्यालय में जाकर कह दिया कि आप इंटर्नशिप करोगे, आप वहां जाके पढ़ाओगे। वो 20 किलोमीटर तक चढ़ के जाता है बस में, उसका किराया होता है 5,000 रुपए और बेरोजगारी भत्ता मिलता है 3500 रुपए। बताइए, घर में बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं या बेरोजगारी के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए यह भी मेरी सरकारों से मांग है कि बेरोजगारी भत्ता बच्चों को दीजिए, उनसे कोई कार्य नहीं लिया जाए, उनको जारी करने के लिए, उनको रोजगार प्राप्त होने के लिए आप उनको मौका दीजिए, उनको आप भ्रमित मत करिए। इस तरीके का ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आप लोग इन सरकारों के खिलाफ डटकर हम लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे, इन गुंडागर्दी से लड़ेंगे, इन नेताओं के भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। इसलिए आप सब लोगों की ताकत की मुझे जरूरत है। और वो जरूरत क्यों है? क्योंकि आप लोग आम आदमी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, हमारा नेतृत्व लड़ता है। और नेतृत्व में ताकत वोट से आती है, और वोट की ताकत है वो आप लोगों के पास है। इसलिए वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आने वाले 2023 में इस विधानसभा में आप लोग मुझे फिर से भेजने का काम करेंगे। मैं ऐसा आशा विश्वास रखता हूँ साथियों। और आप लोग आरक्षण में महिलाओं की बात भी आपके मंच के माध्यम से आई। हमारे राजस्थान से बाहर जो महिलाएं हैं, हम सीमावर्ती जो लोग हैं, 90% महिलाएं हरियाणा की है मेरे हिसाब से, चाहे वो किसी भी जाति में हो, लेकिन महिलाएं हरियाणा की 90% है। और उन महिलाओं को यहाँ आने के बाद आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है। इससे बड़ा अन्याय और जुल्म हो नहीं सकता। इसलिए सरकारों से मांग करता हूँ कि आप इन बातों पर भी ध्यान दें कि सरकार इन महिलाओं के बारे में विचार करें। इनको जहाँ जिस आरक्षण में आरक्षित है उसको वही आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा काम सरकार को करने की जरूरत है। आज आप लोग, मैं राजनीति की बात अगर करूं तो कुछ लोग राजनीति के लिए कहते हैं, हमारे नेता, कि राजनीति हम लोग करते आ रहे हैं परिपाटी रूप से लंबे अरसे से। इस राजगढ़ में 1-2 परिवार ही राजनीति करता है। उन परिवारों के खिलाफ हमने राजनीति का जो बिगुल बजाया, ये क्यों हमें लगना पड़ा, क्यों इस राजनीति को हमें करनी पड़ी? आप हर ये सोचते हैं कि मुझे एमएलए बनने की राजनीति की जरूरत थी। मैं कहना चाहता हूं, मैं पैसे से वकील व्यक्ति, मुझे राजनीति की जरूरत की बात करो तो मैं पैसे से वकील होने के नाते मुझे जितना संसाधन, जितना सिस्टम इस सरकार से मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा मैं इस वकालत में कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जैसा व्यक्ति इस राजनीति में अगर प्रवेश किया, कदम रखा, तो मैंने आपकी उस मजलूम की लड़ाई को समझते हुए भाई वीरेंद्र नेगी ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, और इस बात पर विचार और मंथन करना पड़ा मेरे परिवार में बैठकर कि क्या भाई वीरेंद्र नेगी का नाम आज 6 फरवरी 2009 को मिटा दिया जाए, क्या भाई वीरेंद्र नेगी के अनुयायियों के नाम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने तय किया, मरे या जिंदा रहे, लेकिन इस गरीब शोषित मजलूम की लड़ाई को ये परिवार आगे लड़ेगा, और लड़ेगा तो इस राजनीति में हम कदम रखकर लड़ेंगे। और इस निर्णय करते हुए आज मैं आप लोगों के इस राजनीति के बीच में खड़ा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई कहते हुए कभी चूकता नहीं। इस मिट्टी की कसम, जिस मिट्टी पर हम खड़े हैं, ईमानदारी और नेकता से हमारे वर्कर के लिए हम चाहे हमारे प्राण जाए, हम आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें कई आपको संतोष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर खड़े हम भाई चला गया, और जाना एक आदमी के लिए निश्चित रूप से ये तय है, हर व्यक्ति की मौत तय है। और मौत अगर व्यक्ति के हाथ में होती तो कोई व्यक्ति किसी को भी जिंदा नहीं रहने देता, लेकिन मौत का निश्चित स्थान और कार्यक्रम फिक्स है। आपका भाई वीरेंद्र नागली चला गया, 2012 में फिर मेरे ऊपर गोलियां चली, और गोली भी ऐसी जगह लगी कि कोई दुनिया की ताकत ये नहीं कह सकती हम जिंदा रहेंगे। लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, आप लोगों का आज आपके बीच में मैं खड़ा हूं। गोली लगने के बाद भी ऊपर वाले ने कहा कि आपका समय नहीं आया है, अभी आपको भी नहीं जाना है।
करना है, इसलिए मैं आपके बीच जीता हूँ। और आज जिंदा हूँ तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये शेष जिंदगी आप लोगों के लिए है। और आज जब तक जिंदा हूँ आपकी लड़ाई लड़ूंगा, हर कीमत पर लड़ूंगा, चाहे किसी भी मुकाम पर जाके मुझे लड़ना पड़े, निश्चित रूप से लड़ेंगे। आज से आग्रह करता हूँ, भाई आप इस लड़ाई में मेरे साथ जिस तरीके से खड़े हैं, हर बूथ पर खड़ा हो जाइए। मौत किसी का आने से डराने से नहीं आएगी, मौत का मुकाबला करना सीख चाहिए। सामने वाला भी मौत से डरता है, हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं। सामने में इतना भय पैदा कर दो कि अगर उनके पास टकराएंगे तो मौत हमारी भी आ सकती है साथियों। इसलिए आप लोग टक्कर लड़ो, इस मुकाम को हम फिर हासिल करेंगे, हर सूरत में जीतेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। देखिए आप पिछले 4 वर्ष से जो मायूसी आप लोगों में थी, कारण कि 2 वर्ष में कोरोना रहा, हम इस सवाल को नहीं कर पाए, आप लोगों में जज्बा नहीं कर पाए और सवाल नहीं होने से आप बड़े मायूस थे। अब की बार आपने इस मायूसी को तोड़ते हुए जिस तरीके का जज्बा आप लोगों ने दिखाया है, इस जज्बे को बरकरार 10 महीने तक बराबर रखना है साथियों। और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आजकल मैं गाँव में जाता रहता, 50% जो मैं दुख में जाता हूँ, तो वर्तमान में 50% लोगों की ऐसी मौतें सुनता हूँ जो रात में सोता है, सुबह नहीं उठता। सुबह दुकान पर बैठा है तो 1 घंटे बाद में नहीं है, चला गया, मौत आ गई, नहीं हुई ना उसे, घर बैठे भी आ गई, हार्ट अटैक से भी आ गई, आसमान से बिजली पड़ेगी तो भी आ जाएगी, रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। तो ये मान लो मौत किसी इंसान के हाथ में नहीं, ऊपर वाले का फैसले स्थान है, वो आएगा, उससे पहले नहीं आएगी। इसलिए जिससे भी टकराना हो आप टकराने की हिम्मत रखना। आपको दिक्कत आ जाए तो मनोज नागरी को याद कर लेना, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप लोग जरूर पढ़ने के जाएंगे, मैंने पहले कहा था, वही अब कह रहा हूं। यहाँ के पत्रकार जो जमीन रोक रहे उनको जमीन नहीं रोकने देंगे, आपके घरों पे कब्जा करना चाहते हैं उनको नहीं करने देंगे। मैंने कह दिया क्या कि आपके अगर झोपड़ी जलाने का प्रयास करेंगे तो इनका महल मैं जलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग इस मिट्टी में भाई वीरेंद्र नागरी ने अपना खून दिलाया है, इस मिट्टी पर एक बार नमन करके जाना और ये तय करके जाना कि 23 तक हमें कोई डिगा नहीं पाएगा, हमें कोई हिला नहीं पाएगा, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम हर संघर्ष करेंगे, ये तय करना आप लोगों का काम है। आप लोग इस बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को अगर समझते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया बार बार कहती है कि कोई पार्टी बदल के कहीं चला जाता, हमारे लोगों को भी लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में वो बात भी समझ कर देना चाहता हूँ। आप लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि मनोज गांधी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, कोई कहता है मनोज गांधी तारानगर जा रहा है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। मैं जिस मूवमेंट में खड़ा हूँ उस मूवमेंट में नीला झंडा हाथी निशान होगा और बहुजन समाज पार्टी के इस नीले झंडे को लेकर हाथी के निशान को लेकर चुनाव लड़ूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और कोई ये कहता कि मैं तारानगर जा रहा हूँ, कोई कहता है और जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे 20,000 लोग मेरे ऐसे लोग हैं जिनको मैं चेहरे से और नाम से जानता हूँ, जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। उन शेरों को छोड़कर मैं उनकी जिंदगी के नहीं जाना चाहता। हम शेर की जिंदगी जीने आए हैं और आप भी शेर की जिंदगी जियो। इन शेरों के बीच में रहकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे साथियों। हार कर भी हम खड़े हैं, जीत कर भी हम आपके बीच खड़े हैं। सूर्य सुबह उगता है, शाम को निश्चित रूप से ढल जाता है। हम सूर्य के रूप में हैं, कोई नहीं सूर्य डूब गया था फिर उग जाएगा और उगेंगे 2023 में फिर से उजाले के साथ उगेंगे। और आप लोगों को जनता को साथ लेकर खड़ा हूं और आप आज से निष्फिक्र होकर कह दीजिए मुझे किसी मुख्यमंत्री की मंत्री की जरूरत नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जाकर मुख्यमंत्री और मंत्री बनूं। मुझे जरूरत है इस राजगढ़ की जिस लड़ाई को, जिस मुकाम को हमने पाया है वो मुकाम नेता नहीं पा सकता, क्योंकि जो प्रेम और स्नेह हमसे तो जनता में करता है,
हर माता बहन, हर छोटा सा बच्चा, हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग हमको बेटे की तरह मानता है, हमारे परिवार की तरह मानता है। किसी नेता को अपना नेता मान सकता है, लेकिन अपना बेटा नहीं मान सकता। और बेटा मानकर अगर आप हम बोलते हो तो हमें खुशी होती है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। और बड़े परिवार में जब जाकर बैठता हूँ, आपसे जो मान सम्मान मिलता है, इस धरती पर बैठकर जो मान सम्मान मिलता है, वो सम्मान किसी बड़े मंच पर नहीं मिल सकता। उसमें पूरी मिल सकती है, सम्मान इस धरती से मिलता है। इसीलिए मैं आपके हर दरवाजे पर, हर घर की धरती पर जाकर आपके घरों में खड़ा होता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब लोग एक में आपको अपनी बात हो सकती है। विधायक जी मेरे के लिए 250 वोट है। अब आप सभी लोग पूरे भाई साहब को आपके सामने जो जो चित्र है, उस चित्र के सामने जब भी आप जाओगे, मुझे पता है कि आपका बहुत बड़ा लगाव उनके दिल की गहराइयों से रहा है। जब भी इनको देखते हो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी इस आंसुओं में भी हमारी शक्ति और ताकत बढ़ती है। हमें प्रेरणा देके जाते हैं कि भाई वीरेंद्र नांगली गोली खा के चला गया, हम कम से कम इतना संघर्ष तो कर ही सकते हैं कि सारे लोग भाई वीरेंद्र नांगली को पुष्पांजलि अर्पित करके जाएंगे। और आज आप लोग मैं एक बार 2-4 नारे लगाऊंगा, आप सब लोग हाथ खड़े करके बड़े जानदार से हमारे राष्ट्रीय नेता जो आए हैं, उनको लगे कि वीरेंद्र नांगली के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के प्रति आपका कितना लगाव और सम्मान। मैं सबसे पहले भाई वीरेंद्र नांगली अमर आप सभी